हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और कल हम हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे जो 45 बीपीएससी से 68 बीपीएससी का। तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे और यहाँ तक हमने देख लिया था चौरी चौरा वाले क्वेश्चन तक, चौरी चौरा एपिसोड तक। अब आज हम उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। और आपने अगर हम पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। इसमें हम जो है लास्ट 20 ईयर्स में बीपीएससी के जितने ही पेपर हुए हैं उन सब के हम पीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हर एक सब्जेक्ट का, और ये उसमें हिस्ट्री का सेकंड वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पावर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पोजेस्ड अ वेल डेवलप्ड कांग्रेस पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जब इंडिपेंडेंस के टाइम कौन सा ऐसा प्रिंसली स्टेट था जहाँ पर कांग्रेस पार्टी वेल डेवलप्ड थी, तो इसका सही आंसर वो मैसूर। देखिए, मैसूर जो था, मैसूर में थोड़ा डेमोक्रेसी भी थी। अगर 1881 की बात करें तो मैसूर में वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, तालुक बोर्ड हो गया, उसमें जो इलेक्शन होते थे वो डेमोक्रेटिकली होते थे। तो मैसूर पहले से ही डेमोक्रेसी था और कांग्रेस वहाँ से शुरू से ही एक्टिव थी। लेकिन जब 1938 में जो है आपका कांग्रेस का जब सेशन हुआ 1938 का, 1938 में जब कांग्रेस का हरिपुर सेशन हुआ, हरिपुरा कहाँ पे, गुजरात में। तो हरिपुरा सेशन में गांधी जी ने बोला कि देखिए, कांग्रेस का नाम लेकर के जो प्रिंसली स्टेट में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। और गांधी जी का ये भी कहना था कि जो है एक साथ हम ब्रिटिश राज और एक साथ हम प्रिंसली स्टेट दोनों के साथ साथ हम उनके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए 1938 कांग्रेस मीटिंग में एक डिसीजन लिया गया, उसमें ये बोला गया, एक रेजोल्यूशन पास किया गया, उसमें बोला कि कांग्रेस का नाम जो है पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए प्रिंसली स्टेट में ना यूज़ हो। तो उसी टाइम जो है मैसूर की कांग्रेस कमेटी फॉर्म हुई 1938 में ही, और 47 आते आते इसने अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से डेवलप कर लिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सिविल सर्विसेज एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था, मतलब जो सिविल सर्विसेज का, वो इन प्रिंसिपल कब एक्सेप्ट हुआ, तो ये होता है 1853 में। जो ओपन कंपटीशन की बात होती है, ओपन कंपटीशन वो 1853 में ही इंट्रोड्यूस हुआ था। और किसके ऊपर बेस्ड था, वो मेरिट पे। इससे पहले ये होता था, जो चार्टर एक्ट 1853 ने ये कहा कि जो ओपन, अब जो सिविल सर्विसेज में कंपटीशन होगा ओपन होगा। और जो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, पहले उनको एक पेट्रोनेज था। उनका पेट्रोनेज ये था कि वो सिविल सर्वेंट को अपने से वो अपॉइंट कर सकते थे, सिविल सर्विस में जो भी लोग हैं उनको। तो जो 1853 का चार्टर एक्ट था उसने जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की ये पेट्रोनेज को हटा दिया। अब जो है जो भी सिविल सर्वेंट आएंगे इंडिया में वो ओपन बेस्ड कंपटीशन होगा, जो कि मेरिट के ऊपर बेस होगा, उसके थ्रू ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन झंडा गीत। देखिए, झंडा गीत जो है वो आपका विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, आप लोगों ने स्कूल में गाया भी होगा। तो इस गीत के जो रचयिता हैं वो है श्याम लाल गुप्ता पार्षद। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। गांधी ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट, गांधी ड्यूरिंग फ्रीडम, देखिए ये क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट है। इसमें यह है कि गांधी जी के क्लोज एड कौन थे, क्लोज इंग्लिश एड, कौन सा इंग्लिश मैन था जो गांधी जी के बहुत ही क्लोज था और फ्रीडम मूवमेंट में इनके साथ रहा। तो ऐसा करने वाले थे चार्ल्स एंड्रूज, CF एंड्रूज, आपने इनका नाम काफ़ी बार सुना होगा। इन्हें दीन बंधु भी बोला जाता था, दीन बंधु इनका निकनेम है, दीन बंधु। और एक तरह से ये मिशनरी थे और इन्हें फ्रेंड्स ऑफ पुअर या दीन बंधु भी कहा जाता था। इससे पहले इंडिया में तो इन्होंने मदद की गांधी जी की, साउथ अफ्रीका में भी ये गांधी जी के साथ थे। प्लस गांधी जी के साथ साथ ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के भी काफ़ी अच्छे दोस्त थे। और साउथ अफ्रीका में जो वहाँ के जो जनरल स्मट थे, जनरल स्मट, उनके साथ गांधी जी को कई बार नेगोशिएशन करना पड़ा। तो गांधी जी की नेगोशिएशन में CF एंड्रूज इनका साथ कई बार दिया गांधी जी को इन्होंने, ये बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे गांधी जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मैनी कैटेगरीज मैगजीन डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। देखिए, इंडियन सोसाइटी को मैगजीनीज ने जो है 7 तरीके से कैटेगराइज़ किया था। जो और कैटेगरी क्या थी, पहली कैटेगरी थी फ़िलासफ़र की, दूसरी थी कल्टिवेटर, फ़िलासफ़र जो गए ब्राह्मण हो गए और लर्न पर्सन हो गया, कल्टिवेटर जो हो गया आपके फार्मर्स हो गए, इसके अलावा हर्ट्समैन, हर्ट्समैन वो हो गया जो अपने चरवाहे टाइप के। उसके बाद आर्टिशियन एंड ट्रेडर हो गए, जो ट्रेड करता हो, और जो आर्टिस्ट हो। उसके अलावा सोल्जर थे, और फिर ओवरसियर इंजीनियर्स हो गए, और काउंसिलर जो मिनिस्टर्स हो गए। तो ये 7 फोल्ड डिवीज़न किया था मैगजीनीज ने इंडियन सोसाइटी का अपनी इंडिका में मॉडर्न टाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंदन वाज हेल्ड इन द बैकड्रॉप ऑफ। देखिए,
जब 1930 में जो सॉल्ट सत्याग्रह गांधी ने चालू किया तो उसको उस टाइम जो है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडिया की तरफ से कांग्रेस ने और गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, उसका इन्होंने पूर्ण विरोध किया। फिर जो है गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है 1931 में, उसके बाद जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं गांधी जी कांग्रेस की तरफ से, लेकिन वहाँ पे भी कुछ फ्रूटफुल नहीं आता है। और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों हुई थी? क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था उसमें ये बोला गया था कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट है इस एक्ट को 10 साल बाद रिव्यू किया जाएगा, उसके लिए एक कमेटी भेजी जाएगी, तो उसी के लिए साइमन कमीशन को भेजा गया था। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम ऑफ द पूना पैक्ट। पूना पैक्ट पे हमने लास्ट टाइम भी आपको लास्ट वाली वीडियो में भी समझाया है, ये 1932 में हुआ था और इसमें जो है कम्युनल जो रैमसे मैकडोनाल्ड का कम्युनल इलेक्टोरेट का पैक्ट था कि वो चाह रहे थे कि जो डिप्रेस क्लास है उनको जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाए। तो उसी के लिए जो है गांधी जी के बीच में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ, उसका नाम है पूना पैक्ट। गांधी जी की तरफ से इसमें मदन मोहन मालवीय जी ने साइन किया था और इसमें जो है सीट रिजर्व कर दी गई थी डिप्रेस क्लास के लिए, और जो रैमसे मैकडोनाल्ड की तरफ से जो 71 सीटें थी उनके सेपरेट इलेक्टोरेट में उसको इंक्रीज़ करके 147 कर दी गई थी। ये लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गदर मूवमेंट वाज लेड बाय। देखिए गदर मूवमेंट जो है 1913 के अराउंड गदर पार्टी द्वारा शुरू किया गया था और इसको जो है पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, अमेरिका में इसे पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन का नाम दिया गया था, यही गदर पार्टी थी। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो सोहन सिंह भखाना, ये भगत सिंह के भी बहुत एक तरह से भगत सिंह इनको आदर्श मानते थे। सोहन सिंह भखाना को, आपके करतार सिंह सराभा हो गए, करतार सिंह सराभा ये भी गदर पार्टी से एसोसिएटेड थे। इसके अलावा तारकनाथ, ये सारे लोग गदर पार्टी से ही एसोसिएटेड थे। और गदर पार्टी जो है उन्होंने एक प्रेस खोला था सैन फ्रांसिस्को में, उसका नाम था युगांतर आश्रम। ये एक प्रेस था सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। और इनका एक न्यूज़पेपर आता था, उसका नाम था हिंदुस्तान गदर। हिंदुस्तान गदर इनके न्यूज़पेपर का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन 1947 टू इंडिया बाय द ब्रिटिश। देखिए कल भी हमने देखा था 1940 से लगभग 46 तक जो अबुल कलाम आज़ाद थे और 46 में प्रेसिडेंट बने थे हमारे आचार्य JB कृपलानी, और 48 में आपके बने थे आपके डब्बी सीतारमैया। तो इस टाइम पे आज़ादी के टाइम आचार्य JB कृपलानी, सुचेता कृपलानी इनकी वाइफ थी जो पहली महिला CM बनी थी उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में मदद माश क्या होता है। देखिए मदद माश जो होता है वो स्कॉलर्स हो गए या रिलीजियस पर्सनल हो गए, है ना, उनको कुछ लैंड दे दी जाती थी ताकि वो अपना गुजारा कर सकें अपने मेंटेनेंस के लिए। तो ये हो जाएगा रेवेन्यू फ्री लैंड गिवन टू लर्न पर्सन। राजस्थान में, गुजरात में भी इन्हें दिया जाता था, इनको शासन कहा जाता था, शासन। ये चारण लोगों को दी जाती थी। चारण ऐसे लोग होते थे जो विद्वान होते थे, पोएट होते थे, हिस्टोरियन होते थे, इस टाइप के लोगों को दी जाती थी। अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र सीता भूमि, देखिए अर्थशास्त्र में सीता भूमि कहा गया है ऐसी लैंड जो ट्राइबल्स द्वारा कल्टिवेट हो, ठीक है। सीता भूमि ऐसी लैंड जो ट्राइबल्स द्वारा कल्टिवेट हो। फॉर सीता जो है लैंड रिवेन्यू जो आता है क्राउन लैंड से या रूरल लैंड से, रूरल लैंड वैसे क्राउन लैंड में ही आ जाएंगी, तो उन्हें सीता बोला गया है, ये क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। देखिए कल हमने आपको बताया था ऑल इंडिया किसान सभा के बारे में जो 1936 में बनी थी लखनऊ में, और उन्हें बनाने वाले थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इन्होंने ही आपके 1929 में ही, ये मार्च, इसका आंसर गलत होगा, ये था आपका लेट 1929 में, तो ये नवंबर के अराउंड था, तो मार्च इसका आंसर गलत है। नवंबर 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा फॉर्म हुई थी। और देखिए वो जो 1929 का टाइम था वो ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था, और उस टाइम देखिए सोनपुर में जो है, सोनपुर में मेला लगता है, वहाँ पे सोनपुर जो है सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा जहाँ में लगता है, तो वहीं पे काफ़ी सारे लोग आए थे, तो और वहीं पे जो है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा फॉर्म हुई थी। इसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती हो गए, इसके बाद जदू नंदन शर्मा हो गए, करियानंद शर्मा हो गए, ये सारे लोग इसके मेंबर थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी हेल्ड द पार्टिसिपेशन इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर meant to be a violation of principle of।
देखिए किसी भी वॉर में अगर गांधी जी का क्वेश्चन है, गांधी जी के सत्य और अहिंसा दो ही चीज़ मेन थी। और अगर किसी में पार्टिसिपेट करते हैं वॉर में, चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, तो ये नॉन वायलेंस का तो वायलेशन तो है ही है। देखिए शुरुआत में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है और जर्मनी अटैक कर देता है पोलैंड पे, गांधी जी एक लेटर भी लिखते हैं अपने माय फ्रेंड हिटलर को, आपने पढ़ा ही होगा। तो शुरू में गांधी जी हैं वो अनकंट्रोल्ड सपोर्ट देते हैं, लेकिन वो अनकंडीशनल सपोर्ट होता है, सॉरी अनकंट्रोल्ड नहीं, अनकंडीशनल सपोर्ट होता है। अनकंडीशनल सपोर्ट होता है नॉन वायलेंस का, नॉन वायलेंट बेस्ड सपोर्ट, अनकंडीशनल नॉन वायलेंट सपोर्ट फॉर ब्रिटिश। और लेकिन जो है जब ये अनकंडीशनल सपोर्ट देते हैं, इससे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लोग नाराज़ हो जाते हैं, स्पेशली जवाहरलाल नेहरू जी भी नाराज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम ब्रिटिश को सपोर्ट दे रहे हैं तो हमें कुछ रिटर्न में कंसेशन चाहिए। तो इस तरह फिर बात नहीं बन पाती है। तो फिर बाद में जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ आपका क्विट इंडिया क्रिप्स मिशन आता है, उसका क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट ऑफ बटलर कमेटी 1927। देखिए बटलर कमेटी आई थी 1927 में, और इसमें 3 मेंबर थे, और हार्ट कोड बटलर जो थे वो इसके प्रेसिडेंट थे। और इसके अलग बाकी के जो 2 मेंबर थे वो विलियम होल्ड्सवर्थ और दूसरे थे आपके सिडनी पील। ये दोनों मेंबर थे बटलर कमेटी के। और ये कमेटी बनी थी जो है, जो आपका ब्रिटिश पैरामाउंट था और जो प्रिंसली स्टेट थे उनके बीच के जो रिलेशनशिप है उसको क्लैरिफाई करने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इंडियन स्टेट नहीं होगा, इंडियन प्रिंसली स्टेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाइनीज़ ट्रैवलर ह्यूएन सांग स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी। जो ह्यूएन सांग था वो आपके नालंदा यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की थी, और ये 7th सेंचुरी में आए थे। इनसे पहले फाहियान आए थे और वो अर्ली 5th सेंचुरी में आए थे। और ह्यूएन सांग जो थे वो आपके हर्षवर्धन के टाइम में आए थे। और जो फाहियान, इधर कर लेते हैं, देखिए फाहिन पहले आए हैं, बाद में आए हैं हेन सांग। तो हेन सांग अर्ली 5th सेंचुरी में, और ये आए हैं लगभग 7th सेंचुरी में। और फाहीन आए हैं आपके चंद्रगुप्त, जो गुप्ता पीरियड के हैं उनके टाइम, और ये आए हैं आपके हर्षवर्धन के टाइम में। फाहीन की बुक है फो क्यू की, और ह्यूएन सांग की बुक है आपका सी यू की, ठीक है। और ये रहते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 1932 द पास ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर द इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी वॉज डिक्लेयर्ड अनलॉफुल। और उस ऑर्डर का नाम बताना है। देखिए 1932 में जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया था। देखिए बात ऐसा है कि जब सेकेंड आरटीसी हुई सितंबर 1931 में, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया। तो गांधी जी जब दोबारा आते हैं भारत, तो वो कह देते हैं कि हम सीडीएम को दोबारा से स्टार्ट करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। 1932 की बात है। और इसी बीच में जो है नवंबर 1931 में आपके वाइसरॉय चेंज आते हैं, वो आ जाते हैं विलिंगडन, ठीक है। और इनका स्पेशल ऑर्डर होता है, वाइसरॉय स्पेशल ऑर्डर। उसके तहत एआईसीसी को और गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है तुरंत ही। जनवरी 1932 में जब ये बोलते हैं कि हम सीडीएम रिवाइव करेंगे, तुरंत इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ये गलत है। द इंग्लिश मैन हु वॉज क्लोज फ्रेंड ऑफ महात्मा। देखिए वो क्वेश्चन का यहाँ पार्ट आ गया है, इंग्लिश मैन हु वॉज क्लोज फ्रेंड ऑफ महात्मा, वो जो आपका CF एंड्रूज वाला था वो है। इसका आंसर हो जाएगा वाइसरॉय स्पेशल ऑर्डर 1932। और काफ़ी ज़्यादा क्रैकडाउन होता है उसके कारण, उसी में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया था और एआईसीसी को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया जाता है। द स्प्रेड ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी इन बिहार ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। मतलब आज़ादी से पहले बिहार में जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी उसका क्रेडिट किसको दिया जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी का वेस्टर्न एजुकेशन होना। जयप्रकाश नारायण जी ने देखिए उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए थे। पहले उन्होंने ये MA केमिस्ट्री करना चाहा था, BA केमिस्ट्री करना चाहा था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से बर्कले में। उसके बाद ये डिग्री पूरी करनी चाहिए थी यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा में, लेकिन ये कर नहीं पाए थे। तो बाद में जो है आपका ओहियो की जो स्टेट यूनिवर्सिटी थी उसमें ये करते हैं बिहेवियरल साइंस में BA। उसके बाद ये MA करते हैं किसमें, MA करते हैं सोशोलॉजी में यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन से। और वहीं इनके अंदर सोशोलॉजी के प्रति बहुत ज़्यादा इनका प्रेम बढ़ता है, और भारत के तो महान सोशोलॉजिस्ट ही हैं जयप्रकाश नारायण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्लिम लीग डेलीगेशन met Minto in 1906 at शिमला एंड प्लीडेड फॉर। देखिए 1906 में इसको शिमला डेपुटेशन भी बोलते हैं, शिमला डेपुटेशन।
इसमें होता क्या है कि जो है लगभग 35 जो है प्रोमिनेंट मुस्लिम जो देश भर के होते हैं उनको लीड करते हैं आगा खां, वो भी थर्ड आगा खां थर्ड, और जाते हैं लॉर्ड मिंटो से मिलने। देखिए ऐसा होता है कि 1905-6 के ही टाइम जो आपका ब्रिटेन में सरकार परिवर्तित होती है और वहाँ पे लिबरल्स की सरकार आ जाती है, और इंडिया में भेजा जाता है मॉर्ले जो कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं, और मिंटो जो कि वाइसरॉय हैं। उसके बाद 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी आएगा। तो इन लोग काफ़ी उम्मीद होती है मुसलमानों को कि भैया जो है हम स्पेशल कंसेशन ले लें इंग्लिश से अपने मुस्लिम्स के वेलफेयर के लिए, ताकि जो है मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन जो है पॉलिटिक्स में अच्छा हो जाए। अपनी कौम के लिए इन्होंने अच्छा सोचा कि हम पॉलिटिक्स में इनका रिप्रेजेंटेशन हमारा बढ़िया हो जाए। तो ये मुस्लिम लीग के लोग गए शिमला डेपुटेशन में मिलने, और इसी को बोला जाता है कि इनडायरेक्टली रूप से यही चीज़ जो डेपुटेशन गया था शिमला में, इसी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई इसी की वजह से दिसंबर 1906 में। तो ये कहानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ नोन एज लोकनायक। देखिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इन्हीं को बोला जाता है। और इनका जन्म जो है वो इनका जन्म सारण डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। सारण डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे अभी सोनपुर मेला में हमने देखा ना, जहाँ पे बिहार प्रोविंशियल किसान सभा फॉर्म हुई थी, वहीं सारण डिस्ट्रिक्ट में गांव है सिताब दियारा, यहीं पे इनका जन्म हुआ है। और इनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला था, और 1974 में टोटल रिवॉल्यूशन इन्होंने किया था। इसके अलावा 1965 में इनको रोमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था, ठीक है। और ये एक बात बहुत कम लोग जानते हैं कि 1900 जब इन्होंने एमरजेंसी में एडजस्ट कर लिया गया, उसके बाद जब ये जेल से रिलीज़ हुए तो 1976 में उन्होंने PUCLDR, आज जो संस्था PUCL के नाम से जानी जाती है, पीपल्स यूनियन फॉर क्या PUCL लिबर्टी, PUCL का फुल फॉर्म अभी मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, सॉरी, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। PUCLDR डेमोक्रेटिक राइट, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ एंड डेमोक्रेटिक राइट, हाँ पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ एंड डेमोक्रेटिक राइट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ये फॉर्म करते हैं, ये एक ह्यूमन राइट बॉडी है। ये बहुत कम लोगों को पता है कि PUCL का असली जनक जो थे वो जयप्रकाश नारायण जी ही थे, ठीक है, और जो ह्यूमन राइट बॉडी है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रिंसिपल वॉज propounded बाय नेहरू जी फॉर एस्टेब्लिशिंग वर्ल्ड पीस एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन। देखिए ये प्रिंसिपल का नाम था नॉन अलाइनमेंट, और नॉन अलाइनमेंट बेसिकली 1961 में जो है बेलग्रेड में जो है 5 देशों के 4 प्रेसिडेंट और 1 प्राइम मिनिस्टर हमारे नेहरू, वो प्रेसिडेंट थे आपके यूगोस्लाविया, बेलग्रेड यूगोस्लाविया की कैपिटल हुआ करती थी। और यूगोस्लाविया जो कंट्री ब्रेक हो गई, यूगोस्लाविया के टीटो थे, आपके इंडिया से नेहरू थे, और आपके इजिप्ट से आपके गमाल अब्दुल नासिर थे, और इंडोनेशिया से आपके सुकर्नो थे प्रेसिडेंट, और घाना से आपके थे क्वामे नक्रुमा। ये पाँचों लोग मिल करके, और जो 1955 में बांडुंग कॉन्फ्रेंस, 1955 में एक बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडोनेशिया में, उसके प्रिंसिपल को इन्होंने एक्सेप्ट कर उसी का एक आगे रूप बनाया, और वो बना आपका नॉन अलाइनमेंट। और जो पंचशील था, पंचशील ने ही मतलब एक तरह से बेसिस सर्व किया ऑफ नॉन अलाइनमेंट पंचशील का। और पंचशील क्या था, देखिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स टेरिटरी, इसके अलावा म्यूचुअल इक्वली एंड म्यूचुअल बेनिफिट और पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ये नेहरू जी ने चाइना के साथ साइन किया था पंचशील, यही इसका बेसिस बना आपका नॉन अलाइनमेंट का। हु अमंग द फॉलोइंग मॉडर्न रूलर कॉन्कर्ड द डेक्कन। देखिए डेक्कन के बारे में कहा जाता है कि डेक्कन को कॉन्कर करने वाला जो मुगल राजा था वो था बिंदुसार। बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और अशोक के पिता। इनको अमित्रघात भी कहा जाता है या अमिट्रोचेटस, ये स्ट्रैबो ने इनको उपाधि दी है। और इनके बारे में कहा है इन्होंने मैसूर तक का एरिया जीत लिया था, बहुत सारे स्कॉलर बोलते हैं। और आपका जो बुद्धिस्ट स्कॉलर तारानाथ हैं वो कहते हैं कि जो लैंड बिटवीन द टू सी, इन्होंने 16 स्टेट जो है कॉन्कर किए थे, और लैंड बिटवीन द टू सी इन्होंने कॉन्कर कर लिया था बिंदुसार ने। चेयरमैन ऑफ द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ 1935 बिल दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज। देखिए मैंने आपको बताया था ना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था उसमें बोला था कि 10 साल बाद जो है उसको रिव्यू किया जाएगा। और इसी रिव्यू करने के लिए मतलब 1929 से 2 साल पहले 27 में साइमन कमीशन फॉर्म कर दिया जाता है, जो कि 1928 में इंडिया आ जाता है साइमन कमीशन। इसे इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन ही बोलते हैं। इसका काफ़ी विरोध होता है, लाला लाजपत राय जी को इसमें चोट भी लगती है।
और फिर इसी के डिसीजन के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती हैं, जिसमें केवल एक में ही गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं और बाकी दोनों में नहीं करते हैं। और इस आरटीसी के बाद जो है एक वाइट पेपर पब्लिश किया जाता है। उसी वाइट पेपर के रिव्यू के लिए जो है जॉइंट पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटी बनती है। जॉइंट पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटी वो किसके अंडर बनती है? वो बनती है लॉर्ड लिनलिथ गो के अंडर, है ना वो। और ये बाद में जो है 1935 का एक्ट बन जाता है। उसका 1936 में ये वाइसरॉय बन के भी आ जाते हैं इंडिया में, लॉर्ड लिनलिथ गो। तो इसका आंसर है लॉर्ड लिनलिथ गो। द मैसेकर एट जलियांवाला बाग अमृतसर टुक प्लेस। ये देखिए 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये मैसेकर यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे रॉलेट एक्ट के खिलाफ। और रॉलेट एक्ट में बिना मतलब किसी को बिना बताया मतलब किसी उस पर भी उसको अरेस्ट कर दिया जा सकता था। और वो बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल। और लोग जो है जो हमारे कांग्रेस के बड़े नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, ये दो लोग अरेस्ट हो गए थे। इनके लिए वहाँ पर लोग जलियांवाला बाग एक जगह है, आप अगर गए होंगे अमृतसर में, गोल्डन टेम्पल के बगल में ही है। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठा होते हैं। तो वहाँ पे जो ब्रिगेडियर जनरल हैं, देखिए ये कन्फ्यूज़न बहुत लोग को होता है, ब्रिगेडियर जनरल R.E.H. डायर, R.E.H. डायर या इनको रेगिनाल्ड डायर, ये गोली चलवाते हैं ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर, ठीक है। लेकिन उस समय जो वहाँ के LG होते हैं पंजाब के, लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब के, वो होते हैं माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर को मारते हैं सरदार उधम सिंह। लेकिन माइकल ओ डायर ने गोली नहीं चलाई होती है, गोली चलाई होती है रेगिनाल्ड डायर ने। और इनका किस्सा तमाम करते हैं सरदार उधम सिंह। कहाँ पर? लंदन में कैक्सटन हॉल है, कैक्सटन हॉल, वहाँ पर कैक्सटन हॉल के वेस्टमिंस्टर में कैक्सटन हॉल है लंदन में, वहाँ पर सरदार उधम सिंह माइकल ओ डायर को मारते हैं। और जो रेगिनाल्ड डायर होता है R.E.H. डायर, जो कि ब्रिगेडियर जनरल होता है, वो अपनी मृत्यु खुद मरता है, उसे स्ट्रोक्स पड़ते हैं, पैरालिसिस पड़ता है और लास्ट में हेमरेज से वो 1927 में ऊपर पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। तो ये कहा था हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने, और ये इन्होंने मराठी में कहा था, ठीक है, इंग्लिश में नहीं लिखा था। और महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक को बोला था ये मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया हैं, ठीक है। ये कोट इन्होंने मराठी में दिया था। इसके अलावा इनके बारे में जान लीजिए, इन्होंने 2 पत्र निकाले थे। एक था आपका केसरी, वो मराठी भाषा में था, और एक था महारट्टा, वो इंग्लिश में था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाना शुरू किया था, और शिवाजी की शिव जयंती, शिवाजी का बर्थडे बहुत बड़े लेवल पे और गणेश उत्सव सार्वजनिक लेवल पे उन्होंने सेलिब्रेट करना शुरू किया था। इसके अलावा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जिसका एक फर्गुसेन कॉलेज पुणे में चलता है अभी भी, काफ़ी फेमस कॉलेज है। 1885 में फर्गुसेन कॉलेज भी उन्होंने फॉर्म किया था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ने। और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में तिलक के साथ साथ विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और जी आगरकर भी थे, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ये नोट के लिए अच्छी बात है, इनके बारे में जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इलस्ट्रेटेड दस्तान अमीर हमज़ा। देखिए दस्तान अमीर हमज़ा या हमज़ा नामा, ठीक है, ये एक तरह से एक इलस्ट्रेशन का मतलब हो गया आपका चित्रण, है ना। ये अकबर के रीन में हुआ था। और अब्दुस सम्मद, पहले इसका काम शुरू किया था आपका मीर सैयद अनिल ने सुपरवाइज़ किया था, उसके बाद में अब्दुस सम्मद ने किया था। ये लगभग 15 साल लगा था इस पूरे वर्क को कंप्लीट करने में। और हमजा कौन थे? अमीर हमजा जो दस्तान अमीर हमजा का मतलब है कि एडवेंचर्स ऑफ अमीर हमजा तो वो चचा थे प्रॉफिट मोहम्मद के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड ऑफिस एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। देखिए इंडिपेंडेंट इंडिया में पहले का एकमात्र इंडियन थे जिन्होंने गवर्नर जनरल का पोस्ट हासिल किया था, वो थे सी राजगोपालाचारी, जिन्हें प्यार से राजा जी या CR भी बोला जाता है। ये आखिरी गवर्नर जनरल थे इंडिया के और फर्स्ट इंडिया के बॉर्न थे, ठीक है। ये 1948 में जब माउंटबेटन चले गए तो 1948 से 1950 और 1950 में 26 जनवरी 1950 तक ये गवर्नर जनरल है। और बाद में जो है राजेंद्र प्रसाद जी 26 जनवरी 1950 को प्रेसिडेंट की उन्होंने शपथ ली। उसके बाद ये जो है सेकंड होम मिनिस्टर भी रहे। जब हमारे वल्लभ भाई पटेल जी का डेथ हो गया तो 1951 के करीब ये होम मिनिस्टर भी रहे हैं। इसके अलावा ये आज़ादी से पहले मद्रास स्टेट के CM भी रहे थे और आज़ादी के बाद भी रहे। इसके अलावा 1959 में जो है इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की भी स्थापना की थी। स्वतंत्र पार्टी क्वेश्चन आता कौन स्टूडेंट था, तो वो थे आपके सी राजगोपालाचारी, ये गांधी जी के समधी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल वॉज पार्टीशन इन 1995 एंड इन रिजल्टिंग इन प्रोटेस्ट इट वॉज रीपार्टीशन, नहीं इट वॉज रीयूनाइटेड, ठीक है, ये हो जाएगा इट वॉज रीयूनाइटेड दोबारा 1911 में।
जो अंग्रेज़ के राजा थे किंग जॉर्ज पंचम, ये भारत आए हुए थे और दिसंबर 1911 में एक दिल्ली दरबार हुआ था। देखिए दिल्ली दरबार 2-3 बार हुआ है इलेक्शन के टाइम में। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं किस सन में हुआ है। ठीक है, तो किंग जॉर्ज पंचम ने दिसंबर के माह में इसको एनल कर दिया था बंगाल पार्टीशन को। अब बोला कि जो ईस्टर्न बंगाल है अब वो जो है बंगाल प्रोविंस में दोबारा इसमें एडमिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग 1930 द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ द कांग्रेस वाज सो सक्सेसफुल दैट फॉर अ फ्यू मंथ ऑल ट्रेसेस ऑफ ब्रिटिश राज सीम टू डिसअपियर इन। देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है बरही में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान जो है ऐसा था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है स्टैंड स्टिल हो गया था, मतलब बिल्कुल कोलैप्स हो गया था वर्चुअली। और ये बरही जो है ये हज़ारीबाग वाला बरही नहीं है, कई जगह आपको मिलेगा हज़ारीबाग का बरही, लेकिन ये बरही था मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, जब वहाँ पे नो चौक पहले तो सॉल्ट कैंपेन हुआ, उसके बाद में जब नॉन पेमेंट ऑफ चौकीदारा टैक्स हुआ तो ये बहुत ही भीषण हो गया, तो वहाँ पे पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया अंग्रेज़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द सल्टनेट टाइम हाईएस्ट रूरल अथॉरिटी फॉर लैंड रेवेन्यू। देखिए हाईएस्ट रूरल अथॉरिटी फॉर लैंड रेवेन्यू चौधरी, आज बोला जाता है ना ज़्यादा चौधरी ना बनो, ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है चौधरी। देखिए विलेज के हेडमैन खुद और मुकद्दम जो होते थे, और कई विलेजों के हेड को चौधरी कहा जाता था। ठीक है, और विलेज जो थे बेसिक यूनिट थे एडमिनिस्ट्रेशन के, और ये खुद और मुकद्दम ये जो होते थे ये ऐसे पीजेंट होते जिनकी लैंड होल्डिंग बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक है, तो चौधरीयों की और ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ डोमिनेंट कास्ट इन बिहार ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंट टाइम। देखिए प्री इंडिपेंडेंट टाइम भूमिहार थे, जो आपके स्वामी शादन से भूमिहारी थे, राजपूत थे ही थे, कायस्थ थे ही। कुर्मी जो हैं वो आपके आज़ादी के बाद बिहार में प्रेवलेंट हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कुर्मी। वेयर वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। मैंने बताया था आपको काउंसिल कैसे याद रखनी है, ए के। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु के टाइम, दूसरी कलाशोक के टाइम, थर्ड आपकी अशोक के टाइम, चौथी आपकी कनिष्क के टाइम। तो वत्स में हुई नहीं थी, कौशाम्बी में हुई नहीं थी, कश्मीर कुंडलवन में आपके कनिष्क के टाइम हुई थी, बचा क्या पाटलिपुत्र, तो अशोक के टाइम पाटलिपुत्र में हुई थी, तो इस तरह से याद कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्रेरियन क्लासेज इन बिहार ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल और प्लेस्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। उसका डिवीज़न क्या था एग्रेरियन क्लास का, तो एक 3 फोल्ड डिवीज़न था ना। 3 फोल्ड डिवीज़न कौन कौन सा, एक तो हो गया मालिक, एक हो गया किसान, एक हो गया मजदूर। मजदूर हो गए जिनकी अपनी ज़मीन नहीं है, वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हैं। किसान जिनके पास अपना कुछ खेत है, और मालिक जो हो गए जिनके पास बहुत ज़्यादा खेत हैं, या लैंडलॉर्ड हो गया। तो अगर हम क्लास बोलें अपर क्लास के हो गए, ये सबसे लोअर क्लास के हो गए जिनके पास कुछ नहीं है अपना। तो 3 फोल्ड डिवीज़न था बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट हेल्ड ऑफिस फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म किया है, वो भी 1950 से 1962 तक ये भारत के प्राइम प्रेसिडेंट रहे। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये 1952 से 1962 तक वाइस प्रेसिडेंट रहे, और 62 से आपका 67 तक 5 साल ये प्रेसिडेंट रहे। और जाकिर हुसैन साहब जो थे भारत के 3rd प्रेसिडेंट रहे, और ये अपने कार्यकाल के दौरान इन्हें हार्ट अटैक पड़ गया था, तो केवल ये 67 से 69 तक ही जाकिर हुसैन साहब प्रेसिडेंट रह पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन 18th सेंचुरी। देखिए 18th सेंचुरी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसलिए क्योंकि इतना ज़्यादा टैरिफ लगा दिया था अंग्रेज़ों ने, तो हम लोग एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे थे, और बाहर से जितना भी रॉ मटेरियल था इंडिया का, वो रॉ मटेरियल इंग्लैंड वाले लेके चले जाते थे, उसे एक्सपोर्ट कर देते थे। डिक्लाइन ऑफ क्वालिटी प्रोडक्शन ये हुआ नहीं था, है ना। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन मतलब डिक्लाइन तो होगा ही होगा ना, क्योंकि जब आपके पास रॉ मटेरियल भी नहीं रहेगा, ठीक है, और नॉन एवरेटिव कॉस्ट में तो बिल्कुल ही एब्सर्ड है। इसमें ऑप्शन में हमें जो है जो बेस्ट पॉसिबल रहता है उसे टिक करना होता है। लैंग्वेज यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक। देखिए अशोक के इंस्क्रिप्शन में 3 लैंग्वेज यूज हुई हैं, एक है आपका प्राकृत, एक है आपका ग्रीक, और एक है आपका अरमाइक। और जो प्राकृत लैंग्वेज है उसकी जो आपकी अगर हम लिपि की बात करें, स्क्रिप्ट की बात करें, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट और खारोष्ठी स्क्रिप्ट। और ग्रीक और अरमाइक में उनकी खुद की स्क्रिप्ट है, और ग्रीक का आपका जो मिलता है वो केवल कांधार में मिलता है, जो कांधार एडिक्ट है वो ग्रीक में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एट द कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग हेल्ड एट इलाहाबाद अप्रैल मई 1947, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेंबर वाज एबल टू सिक्योर अ मेजॉरिटी फॉर हिज प्लान ऑफ फॉर गुरिल्ला वॉर अगेंस्ट जापानीज ड्यू टू इंडियाज अनइक्वल सपोर्ट अगेंस्ट नाजिज्म। देखिए सुभाष चंद्र बोस हो नहीं सकते हैं, है ना, कई लोग कहते हैं 1945 में ये मर गया। सरोजिनी नायडू इतना एग्रेसिव बोलेंगी नहीं।
अबुल कलाम आज़ाद भी इतना एग्रेसिव नहीं थे, तो जवाहरलाल नेहरू ये शुरू से ही एग्रेसिव थे और इन्होंने ही जो है अपनी पॉलिसी को मनवा लिया था लोगों से और मेजॉरिटी अपने प्लान के लिए ले ली थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कि अगर जापान हम पे हमला करता है तो हम एक गुरिल्ला वॉर करेंगे इनके खिलाफ़। और इसी वजह से क्योंकि हम नाजियों के खिलाफ थे, फांसीवाद के खिलाफ थे, इम्पीरियलिज्म के खिलाफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्री इंडिपेंडेंट बिहार फॉर लार्ज लैंड लॉर्ड पॉलिटिकल पावर वॉज मेंट टू प्रोटेक्ट। प्री इंडिपेंडेंट बिहार मतलब आज़ादी से पहले जो है जो लैंड लॉर्ड थे बड़े बड़े, उन्हें पॉलिटिकल पावर क्यों चाहिए था, ताकि वो किसको प्रोटेक्ट कर सकें। जाहिर सी बात है वो जो उनका इकोनॉमिक पावर था उसको उन्हें प्रोटेक्ट करना था। स्टेट रिसर्च को क्यों प्रोटेक्ट करेंगे, सोशल स्टेटस तो उनका ऐसे ही था, कल्चर को प्रोटेक्ट करने उन्हें क्या लेना देना। उन्हें अपने इकोनॉमिक पावर को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत थी, अपना जो पैसा था उसको उन्हें बरकरार रखना चाहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक पावर। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें बताएं कमेंट करके, और हमें वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।